मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। हाउ न्यूटन यूज्ड केपलर्स थर्ड लॉ to calculate the gravitational force of attraction or inverse square law। तो न्यूटन ने यूज करा केपलर के थर्ड लॉ को क्या कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो हमने वहां पे पढ़ा था, और बोल सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमने आपने देखा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज, और ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो यहाँ पे ये जो चीज है, ठीक है, ये भी तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पार्ट है, ठीक है, विदाउट इसके तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला नहीं बनता। तो न्यूटन ने ये वाली जो बात है कि F जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, वो उसने यहाँ से उठाई है, ठीक है। केपलर्स का जो लॉ है ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश हो चुका था उस टाइम पे, ठीक है, उसको यूज करते हुए उसने अपने लॉ में ये वाली जो बात दी थी वो यूज करी है, ठीक है। तो इसलिए इसको दो नाम से हम जानते हैं, क्या, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि उसी का पार्ट है, दूसरा इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हो सकता है डायरेक्ट किया है, हाउ न्यूटन यूज केपलर्स थर्ड लॉ टू कैलकुलेट इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों, क्योंकि ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहां से उठा लिया इनवर्स, और ये क्या है, स्क्वायर हो रहा है डिस्टेंस का, तो स्क्वायर यहाँ से उठा लिया, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो देखते हैं कैसे होते हैं, इसका यूज करें। तो कंसिडर करते हैं प्लेनेट ऑफ मास है, ठीक है, प्लेनेट है जिसका मास कितना है, m है, मूविंग अ वेलोसिटी, मूविंग विद अ वेलोसिटी v अराउंड द सन। एक प्लेनेट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के से मूव कर रहा है सन के अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। यहाँ पे जो उसने ऑर्बिट माना है, ठीक है, न्यूटन ने, वो सर्कुलर ऑर्बिट मान के चल रहा है, जिसका रेडियस क्या है, r। The centripetal force acts on the planet due to sun। अब हमें पता है सन और प्लैनेट के बीच में एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगी जिसकी वजह से प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसको सीधा याद कर लेना, ठीक है। तुम्हारे उसमें इसका डेरिवेशन नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है कि आया कहां से, mv²/r। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका ये फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना होगा। तो उसने ये बोला कि भाई एक प्लेनेट है जिसका मास m है, वेलोसिटी v से वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो तुमने क्या लिख दिया है, mv²/r क्या होगा, ये सेंट्रिपिटल फोर्स होगी जो प्लेनेट पे एक्ट कर रही है ड्यू टू सन। तो हम कह रहे हैं प्लेनेट टेक्स टाइम t टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो मान के चल रहे प्लेनेट ने t टाइम लगाया एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन। अब क्योंकि ऑर्बिट उसने क्या मान लिया था, सर्कुलर, तो ये क्या हो गया, रेडियस माना उसने, ठीक है। और हमें पता है ये जो होगा ये टाइम t लगा रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस है, मानो यहाँ से पेरीमीटर के इक्वल, सरकमफेरेंस के इक्वल है। सरकमफेरेंस क्या होता है, तो 2 पाई है, ठीक है, कितना होता है, 2πr। तो इस डिस्टेंस को, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है कितना कवर कर रहा है प्लेनेट सन के अराउंड, 2πr। एक चीज हो रहा है जो फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी भी कह सकते हो इनटू टाइम, मालूम है। यस सर, डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी यानी कि v है, और टाइम कितना लगा है t। तो मैं t की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 2πr/v। सर ये आपने क्या लिखा हुआ, 2 पाई r इज इक्वल्स टू, कहां पे 2πr इज इक्वल्स टू v into t, v into t। भाई ये डिस्टेंस है, स्पीड उसकी v है प्लेनेट की, और टाइम कितना लगा रहा है t। तो यहाँ से लेकर हो जाएगा 2πr, ठीक है, 2πr अपॉन में लिया v, 2πr अपॉन v इज इक्वल्स टू, तो इतना टाइम मिल जाएगा।
बोलो ये बात समझ में आई? जल्दी से हाँ ना सर जो हमारा सबसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है F इज इक्वल्स टू m, उसके साथ हमारा v स्क्वायर कैसे है सर? ये मैंने बोला ना सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो सेंटीमीटर फोर्स है वो फोर्स कहाँ पे लग रही होती है, उस बॉडी पे लग रही होती है जो रिवॉल्व कर रही होती है किसी दूसरी बॉडी के अराउंड। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, आया कहाँ से, इसका एक अलग से डेरिवेशन होता है, तुम्हारे लेवल पे नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच होता है। तो ये सीधे फॉर्मूले, तो इनको तो हमें याद रखना है। आए कैसे, इसका अलग डेरिवेशन। जैसे मैं बोल दूं तुमसे कि भाई वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो तुम कहोगे एल बी एच। जिसने याद कर रखा हो सिंपल कहेगा एल बी एच। लेकिन ये एल बी एच आया कहाँ से, इसका एक डेरिवेशन है, इसका एक तरीका है जो सीखेंगे। ठीक है, एक बाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला यही क्यों होता। तो इसी तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं है डेरिवेशन सेंटीमीटर फोर्स का, ये तुम्हें आगे मिलेगा 11th क्लास में। इसका ना पूरा सेंटीमीटर फोर्स तुम वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे, वहाँ इसका डेरिवेशन भी पढ़ोगे। तो F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये तुम्हें याद रखना है, ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना है तुम्हें। तुम चाहोगे सर कैसे होता है तो फिर एक मीटिंग लेके मैं तुम्हें ये पूरा समझा भी सकता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे अभी उस पे लेवल पे ये नहीं है, तो तुम्हें डायरेक्ट याद चाहो तो बता। तो हम कह रहे हैं जो प्लेनेट है वो टाइम टी लगा रहा है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस, क्योंकि सर्कमफेरेंस का ही मतलब है कि वन रिवॉल्यूशन हो जाएगा पूरा। तो टाइम कितना हुआ, टाइम वहां से निकाल के लाए, टाइम आएगा 2 पाई आर अपॉन। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद नहीं रखना है, तो वहां से निकाल के कर देना इसको। अब क्या करो, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो v की। ऐसे क्यों करना चाह रहे हो, इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में v आ रहा है, तो मैं सोचूं यहाँ से v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख। ठीक है, चाहो तो तुम r की भी रख दो, लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारा r गायब हो जाएगा। तो वो नहीं हम करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि रिलेशन हमें किसमें निकालना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये दिखाना है। तो क्या करते हैं, v के प्लेस पे वैल्यू उठा के यहाँ से, तो v को इधर ले गए, t को अपॉन में लिया, तो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t बन गया। इसको हमने बोला पुटिन इक्वेशन। तो ध्यान दो इक्वेशन 1 है क्या, f इज इक्वल टू m अपॉन r को एक साथ ले लो, और बचा क्या v स्क्वायर, तो m अपॉन r v स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह पूरी वैल्यू डाल देंगे, इसका क्या करेंगे अभी स्क्वायर, ये कहीं साइड में लिख लेना। चले आगे, इसको अपने हटवा दो। यस सर। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल्स टू m में r, ये वाला 2 का स्क्वायर होगा तो बन जाएगा 4, पाई का स्क्वायर होगा तो पाई स्क्वायर, तो जब r का स्क्वायर होगा r स्क्वायर अपॉन में t है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो t स्क्वायर। अब देखो ऊपर कितने हैं, r स्क्वायर है, नीचे r है, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, फिर इसको कैंसिल, जल्दी से बताओ। तो f कितना हुआ, f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन में t स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर कितनी हो चुकी है हमारे पास, सेकंड हो जाएगी है।
फर्स्ट ये एक ही ली ना, एक बार चेक करो। इस सर एक ही ली थी सर, जब उस हमने पुट किया तो वो 2 सेकंड बन गई। है ना, बल्कि और अच्छा होगा इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बता दो। लिखा जा सकता है इसको ऐसे। सोच के बताओ कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि क्या हो जाएगा? सर पहले तो उसे भी डिवाइड कर रहा था ना 4 पाई स्क्वायर एम को, अब तो मल्टीप्लाई में चला गया। सेम ही तो चीज है। देख मैं ये लिखूं 2 × 3/5, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको 2 × 3/5। आंसर में कुछ चेंज आएगा, फर्क आएगा? वो सर चलो तो तुम्हें वैसे ही लिखना है, पसंद है जैसे ऊपर लिखा है वो लिख दो, ठीक है। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, समझ रहे हो? अब क्या करो, मैं लिख रहा हूँ पर अकॉर्डिंग टू Kepler third law of पीरियड भी बोल सकते हैं, या फिर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके ऊपर ही तो तीनों लॉ थे उसके, प्लैनेटरी मोशन के ऊपर कि मोशन के ही उससे रिलेटेड प्लैनेट्स का अपने लॉ दिए। तो बता सकते हो क्या है वो लॉ? हाँ जल्दी बोलो। थर्ड लॉ क्या है? आर क्यूब सर आर क्यूब इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल, तो सीधा लिख देता हूँ, उसकी जगह के ले लिया हमने टी स्क्वायर। लिखा जा सकता है, यस सर। यही था उसका थर्ड लॉ। टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन के इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको मैं कह रहा हूँ तो इन इक्वेशन, इसे टू में पुट करते हैं। टू में कहाँ पे पुट होगा, टी स्क्वायर के प्लेस पे। जल्दी से देखो टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहाँ पे कहीं पे? सर हम टी को साइड ले गए मल्टी, सर ये नहीं समझ आया ये वाला। नहीं समझ आया? देखो ये समझ आया यहाँ पे इतना, तो लिखा लिखा आर क्यूब, के को मैं आर क्यूब के नीचे लिया है, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये किसके इक्वल है, टी स्क्वायर। तो आर क्यूब अपॉन के किसके इक्वल है, टी स्क्वायर। क्या मैं बोलूं टी स्क्वायर किसके इक्वल है, आर क्यूब अपॉन के, तो मैंने लिख दिया टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन। इसको पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड में ध्यान देना, टी स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो इसकी जगह पे डिवाइड में पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ नाउ, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एम आर, और अपॉन में यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसकी जगह पे आ जाएगा आर क्यूब अपॉन के। टी स्क्वायर की वैल्यू है, ये गलती से इसका स्क्वायर मत कर देना, टी की वैल्यू होती तब स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर, तो जस्ट ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये क्या आ गया आर क्यूब के। ये बात बताओ समझ में आई थी? यस सर। इसको आगे सोल्व करते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं, तो देखो होगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा, मालूम है तो तुम्हें? हाँ के कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। या फिर ऐसे समझो जब डिवाइड में होता है तो उसे मल्टीप्लाई में पलट के लिख देते हैं। ये बात तुम्हें मालूम होगी शायद से, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो होता क्या है, देखो b की c से मल्टीप्लाई और ये ऐसे हो जाती है a की d से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बन के क्या आएगा, ये बन के आएगा ad अपॉन bc। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से कह सकता हूँ कि तुम क्या करो, ये जो अपॉन वाली वैल्यू है इसको ऐसे मल्टीप्लाई में पलट के लिख दो, यानी कि a अपॉन b मल्टीप्लाई d अपॉन c। फिर से देखो ये क्या है, d अपॉन ठीक है, ad अपॉन bc। तो ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है सोल्व करने में। तो तुम आगे क्या लिखोगे, देखो f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m r, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, तुमने अभी ये मल्टीप्लाई में लिख दी, तो ये क्या बन जाएगा k अपॉन
आर क्यूब के अपॉन आर क्यूब। तो भाई समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हो? 4 पाई स्क्वायर एम के अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों? या तो आर क्यूब था, आर क्यूब और ये आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? आर स्क्वायर। बाकी वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी, 4 पाई स्क्वायर एम के। तो 4 पाई स्क्वायर एम के, ये आज यहाँ से कैंसिल हो गया और नीचे से एक आर कैंसिल हो गया। तो एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम के अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात बताऊँ, यहाँ पे लिखा हूँ इसकी बात, but 4 pi square m cube is a constant value। क्या लिख सकता हूँ? क्या ये कांस्टेंट है? सारी की सारी वैल्यू देखो, ये सर क्योंकि और के अपने कांस्टेंट है, आप वो में के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। 4 अपने आप में एक नंबर है, 4 की वैल्यू 4 है, कभी चेंज नहीं हो सकती। पाई भी एक नंबर है, कांस्टेंट है। मास जो है प्लेनेट का वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, मास जितना है वो भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जो चेंज ना हो, ठीक है। के को तो हमने माना ही था कैपिटल कांस्टेंट, तो ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। और हमें पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना हो तो हम वहाँ पे कांस्टेंट डाल देते हैं और इक्वल्स टू लगा देते हैं। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, क्या? कांस्टेंट हटा दो इक्वल्स टू कांस्टेंट को यहाँ पे क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। यानी कि तुम लिख सकते हो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बात आई समझ में? जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन Yes, हटाते sir. हो तो तुम एक कांस्टेंट वैल्यू लाते हो, ऐसे ही जब वो कांस्टेंट वैल्यू जाएगी तो वापस क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। क्या यही था न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ बताया था, ठीक है, उसमें था ये कुछ? Yes, sir, यही तो था। बिल्कुल था। तो उसने कहा था फोर्स क्या होती है? इनवर्सली Inversely प्रोपोर्शनल होती है proportional होती है किसके? square of the स्क्वायर distance. ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो यहाँ पे जो दो बॉडी है वो कौन कौन सी हो गई? अर्थ और सन हो गए। तो सबके लिए बोल रहा है वह यहाँ पे। तो इसने क्या किया, कैसे निकाला न्यूटन ने ये लॉ? यहाँ पे इसने हेल्प लिए केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एक मिनट बाद, ठीक है, यहाँ से लेके चला और वैल्यू डाली इसने। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर पूरा बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ ये बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर वाला मैं बोलूंगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो एंड में एक लाइन बोल रहा हूँ मैं, वो लिख लो। ये हो चुका है, हमारा आंसर आ गया। बोलो भाई। Yes, sir. Thus gravitational force between the sun and the planet, thus gravitational force between the sun and the planet is inversely proportional to the square of the distance between their centers। रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो एक बार दोबारा से समझना। Thus gravitational force between the sun and the planet is inversely proportional to the square of the distance between their centers, is inversely proportional to the square of the distance between their centers, of the distance between their centers, of the distance between their centers। एक बार इसको मैं रिवाइज करा, तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा सा है।
कैसे होता है देखो आराम से। सर 4-5 मार्क्स का आता होगा ना, अगर आता होगा तो। हाँ 4 मार्क्स में देखो समझो। सबसे पहले हमें ये लेके चलना है सेंटीमीटर फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें माइंड में रखना है सेंटीमीटर फोर्स लेके चलेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये m क्या है, v क्या है, r क्या है, तो तुम उसको सोच के फिर वहां पे लिख देना। तो तुम कहोगे कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास है जिसका मास क्या है m। अभी प्लैनेट क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कैसे रिवॉल्व कर रहा होगा, किसी वेलोसिटी से, विद द वेलोसिटी v। ठीक है, और कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट यहाँ पे ध्यान रखना, सर्कुलर ऑर्बिट लिया था इसके ऊपर, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। बस, फिर ये F कहाँ से आया, ये तो सेंटीमीटर फोर्स का है। तो हमने कहा कि भाई सन जो है, ठीक है, सन क्या करेगा, सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा हो किस पे, प्लैनेट पे। ठीक है, तो सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन। हो गया, तो बस तुम्हें याद रखना है, बाकी लाइन को खुद से बना लो। तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो अब T भी लाना है हमें, ध्यान रखना हम क्या क्या लाना चाह रहे हैं, T लाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ये जो टाइम लगा इसमें वो T है, और इसकी जो ये रेडियस r थी, तो फिर सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई r। सर्कमफेरेंस क्या हो गया 2 पाई r, यानी कि डिस्टेंस जो उसने कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन में चला कितना है 2 पाई r। वेलोसिटी क्या है थी, मेरे पास तीनों चीज है, डिस्टेंस 2 पाई r, इसके इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वो तो टाइम की वैल्यू निकालनी है, इसको नीचे लिया है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 पाई r अपॉन v इज इक्वल्स टू t। तो ये क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, उसने कितना टाइम लिया, तो एक रिवॉल्यूशन को करने में टाइम लगा 2 पाई r अपॉन v। चलो अब क्या करें, अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल दो बस किसी तरीके से। तो बहुत इजी है, v को इधर भेज दो, v को इधर भेज दो। तो v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन। अब क्या करना है, इस v की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, f इज इक्वल्स टू m अपॉन r है, और v का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r अपॉन v। पूरे का क्या लेना है, फिर स्क्वायर। तो तुम लिखोगे f इज इक्वल्स टू m r, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। एक r से एक आ गया है यहाँ पे, तो कितना बचा 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर। समझ रहे हो, तो सबसे पहले सेंटीमीटर फोर्स लेके चले, फिर टाइम पीरियड कितना लगा t, तो क्या होगा 2 पाई r अपॉन v निकाल लेंगे वहां से। v की वैल्यू उठाओ यहाँ पे डालो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम खुद होता होता चला जाएगा। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे जाके रुकोगे। अब यहाँ पे तुम्हें लेना है कैप्लर्स थर्ड लॉ, क्योंकि टी स्क्वायर की जगह पे हमें वैल्यू डाल, क्या होता है वो, तो तुम कहोगे कि ये होता है r क्यूब इज इक्वल टू k t स्क्वायर। तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r क्यूब अपॉन k। तो नीचे ले जाओ तो टी स्क्वायर अकेला हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू r क्यूब अपॉन k यहाँ पे डाल देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है ऑलरेडी, f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n वन, और टी स्क्वायर की प्लेस पे क्या आ जाएगा r क्यूब अपॉन k। और अभी तुम्हें बताएं ये तो ऊपर जाएगा, तो पलट के लिखेंगे, ये चला गया ऊपर, यहाँ से एक r से गया तो नीचे रह गया r स्क्वायर। तो वाला लास्ट में क्या आ गया, f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m k अपॉन r स्क्वायर। ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। हो गया, तो तुमने इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करोगे। हेडिंग लिखो यहाँ पे, या क्वेश्चन क्वेश्चन समझ के करो इसको, क्वेश्चन में लिख लेते हैं। By Newton's law of gravitation, by Newton's law of gravitation is also called universal law of gravitation. By Newton's law of gravitation is also called universal law of gravitation. जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको क्या भी बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा क्यों,
मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जल्दी से बताओ। सर क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, चाहे वो पूरे कहीं यूनिवर्स भी में हो। अप्लाई होता है, ठीक है। किसी भी दो बॉडी के बीच में, ठीक है, किसी भी दो जगह पे, किसी भी टाइम, ऐसा नहीं है कि तुम लोग सुबह के टाइम लगा, तो किसी भी मीडियम ठीक है, में। किसी भी मीडियम में। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, तो लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आंसर में। Newton's law of gravitation is called universal law of gravitation. Is called universal law of gravitation because it holds because it holds 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 good with dash लगा के नी लाइन से पॉइंट because it holds good first point for all bodies of any shape and size. For all bodies of any shape and size. तो ये यहाँ पे भी लग जाएगा for all bodies of any shape and size. कोई भी बॉडी हो, ठीक है, उसका कोई भी शेप हो, कोई भी साइज, तो वहाँ पे भी ये लो लग रहा होगा। सेकंड पॉइंट लिखो for all places in the universe. For all places in the universe. यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगी होगी। For all places in the universe. थर्ड पॉइंट for all times, for all times, ब्रैकेट में लिख लो डे, मंथ और ईयर। for all times ब्रैकेट में डे, मंथ और ईयर हमेशा ही लगेगा। नेक्स्ट लिखो for all natures of the objects. For all natures of the object. क्या ऑब्जेक्ट का कोई भी नेचर हो, तो हर जगह लगता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज उस पे भी मैटर नहीं करता, प्लेस पे भी मैटर नहीं करता, यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ वहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। किसी भी टाइम पे मैटर नहीं करता, किसी भी टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि हर टाइम लगेगा, कोई भी दिन हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो। और all natures of the object जो है उसका कोई भी नेचर, ठीक है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, हर तरीके के ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो सर आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद क्या लिखा है? बिकॉज के बाद because it holds 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 good, because it holds good यानी कि अप्लाई होता है, ठीक है, it holds good, इन सबको होल्ड करता है, हर चीजों पे अप्लाई होता है, it holds good। फिर हमने 4 पॉइंट लिखे, ठीक है। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कई बार ये पूछ लिया जाता है स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता देंगे जो जो हमें पता है। फर्स्ट पॉइंट लिखो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, the gravitational force between two bodies is always attractive. The gravitational force between two bodies is always attractive. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में जो लगती है वो हमेशा कैसी होती है? अट्रैक्टिव फोर्स है। सेकंड लिखो the value of G। कैसा G लिखोगे? कैपिटल स्मॉल? तो कैपिटल G, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। The value of G is
truly universe is truly universe. So truly universe, universal, truly universal. वैल्यू जो है ये ट्रूली यूनिवर्सल है, मतलब इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि हाँ भाई ये यूनिवर्सल है लेकिन कहीं और जगह पे हमने देखा वैल्यू चेंज हो गई, हर जगह वैल्यू सेम है। तो कह रहे हैं ट्रूली यूनिवर्सल है। कॉमा आगे लिखो इसी पॉइंट में, इट हैज सेम वैल्यू, इट हैज सेम वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स। Third point, the gravitational force is a conservative force. The gravitational force is a conservative force. Fourth point लिखो, the gravitational force is a central force. The gravitational force is a central force. Fourth point में ये, the gravitational force is a central force. Full stop. इसी में आगे लिखना है फोर्थ पॉइंट में, it acts along the line joining the center of two interacting bodies, joining the center of two interacting bodies, INTERACTION, interacting bodies। तो एक ऐसी एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि हमें पता है दो बॉडीज के सेंटर को लाइन ज्वाइन करते हुए